आज के इस वीडियो में हम लोग एमडीसी पेपर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि मानव अधिकार के अर्थ, परिभाषा या फिर उसके प्रकार या फिर उसके उद्देश्य, किसी तरीके से मानव अधिकार से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हूबहू यही छाप देना है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। तो चलिए सीधा क्वेश्चन के आंसर को कवर करते हैं। सबसे पहले आपको परिचय देना होगा कि मानव अधिकार आखिर में है क्या। तो प्रकृति ने कुछ अधिकार मनुष्य को जन्म से ही प्रदान किए हैं। प्रकृति का मतलब नेचर, ठीक है, यानी प्रकृति के द्वारा हमें भी यानी मनुष्य को भी जन्म से ही कुछ अधिकार दिया गया है। पृथ्वी पर मौजूद हर व्यक्ति इंसान होने के नाते इन अधिकारों का हकदार भी है। ये अधिकार प्रत्येक इंसान को अपने लिंग, संस्कृति, धर्म, राष्ट्र, स्थान, जाति आदि के बंधनों से आज़ाद करते हैं। यानी जो मानव को अधिकार दिया गया है, इससे हर एक इंसान को अपने लिंग समझते हो ना, जैसे कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग यानी लड़का और लड़की। इसके अलावा संस्कृति, धर्म, राष्ट्र, स्थान, जाति आदि के जितने भी बंधन होते हैं, उन सभी बंधनों से आज़ाद करते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हम सभी कहीं ना कहीं एक है, भले ही हमारा लिंग अलग हो, संस्कृति अलग हो, धर्म अलग हो, राष्ट्र अलग हो या फिर स्थान अलग हो या फिर जाति अलग हो। ठीक है, प्रत्येक राष्ट्र की ओर से नागरिक को सुख, शांति और व्यवस्था के लिए बहुत से अधिकार दिए जाते हैं, जिन्हें ही मानव अधिकार के रूप में जाना जाता है। अब इसके अर्थ के बारे में देख लेते हैं। तो मानव अधिकार का अर्थ क्या होता है? तो मानव अधिकार वे अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकार ही मानव अधिकार है। यानी किसी भी व्यक्ति को, दूसरे शब्दों में अगर देखें, पहला शब्द में हमने क्या देखा, पहला लाइन में कि ये जन्म के साथ जो अधिकार मिलते हैं, या फिर दूसरे शब्द में देखें कि व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार, या फिर किसी भी तरीके से स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर समानता यानी बराबरी का हक का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार अगर मिल जाए तो वही मानव अधिकार है। और इनके अंतर्गत क्या होता है? राजनीतिक, सामाजिक यानी राजनीतिक व्यवस्था में या फिर सामाजिक में या फिर आर्थिक जैसी चीज़ों में भी सभी में समान अधिकार शामिल होते हैं। तो ये हो गया आपका मानव अधिकार का अर्थ। आगे देखते हैं परिभाषा मानव अधिकार का। तो मानव अधिकार दो शब्दों से मिलकर बना है, मानव प्लस अधिकार। ठीक है, इन दोनों शब्दों का मेल है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को उनके जन्म से ही प्राप्त अधिकार को ही मानव अधिकार कहा जाता है। आप चाहोगे तो परिभाषा कई विद्वानों के द्वारा दिए गए परिभाषा भी होते हैं, उसको भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इसे भी लिख सकते हो। आगे देखिए मानव अधिकार के उद्देश्य। आखिर मानव को अधिकार देने का क्या उद्देश्य है? तो मानव अधिकार दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। मानव अधिकार का उद्देश्य क्या है? यानी हम लोग मानव अधिकार दिवस भी मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं मानव अधिकार के उद्देश्य को जानने के लिए इस दिवस को मनाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलती है, ताकि लोग अपने अधिकारों को जान सके कि मानव का एक्चुअल में अधिकार क्या है उनका, और उनका प्रयोग कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर एक वर्ष 10 दिसंबर को भारत में मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं मानव अधिकार के महत्व के बारे में कि आखिर इसका महत्व क्या है एक मनुष्य के जीवन में। ठीक है, हम लोग उद्देश्य देख चुके हैं। बिना मानव अधिकारों के हम पर तमाम तरह के अत्याचार किए जा सकते हैं और बिना किसी भी भय के हमारा शोषण भी किया जा सकता है। मानव अधिकार अगर हमें नहीं रहे तो हम पर कई प्रकार से शोषण किए जा सकते हैं, हम पर अत्याचार भी हो सकता है, हम पर प्रताड़ित भी कर सकते हैं। यदि मानव अधिकार ना हो तो हमारा जीवन एक जानवर के जैसा, पशुओं के जैसा बदतर हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमें आज के समय में कई तानाशाही और धार्मिक रूप से संचालित होने वाले देशों में देखने को मिलते हैं, जहां सिर्फ अपने विचार व्यक्त करने पर या फिर कोई छोटी सी गलती कर देने पर किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड जैसी कठोर सजा सुना दी जाती है। तो देख सकते हो बिना मानव अधिकार के यहाँ पर किस तरीके से समस्या हो सकती है। आगे देखिए लोकतांत्रिक देशों में मानव अधिकार को काफी महत्व दिया जाता है, जैसे कि हमारा देश भी एक लोकतांत्रिक देश है और हर एक व्यक्ति चाहे फिर वह अपराधी ही क्यों ना हो, उसे अपने पक्ष रखने का पूरा अवसर और अधिकार भी दिया जाता है। इसके साथ ही सजा मिलने पर भी उन्हें मूलभूत सुविधाएं, आवश्यकताएं दी जाती है। इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मानव अधिकार हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका मानव अधिकार के प्रकार। आप लोग मौलिक अधिकार पढ़े होंगे पॉलिटिकल साइंस में, उसे जरूर याद रखिएगा, उसी तरीके से यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। तो देखिए सबसे पहला आपका जीवन का अधिकार। तो पृथ्वी पर रहने वाले हर इंसान को जीवित रहने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना स्वतंत्र जीवन जीने का जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी अगर वो जन्म लिया है तो उसको जीवन जीने का पूर्ण रूप से अधिकार है। हर इंसान को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं मारे जाने का भी अधिकार है, यानी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो कोई भी दूसरा व्यक्ति उसे मार नहीं सकता, उसको मृत्यु घोषित नहीं कर सकता। आगे देखिए दूसरे पॉइंट पर, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
अभिव्यक्ति मतलब अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। समय समय पर मानव के मन में विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। उन विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता आवश्यक मिलनी चाहिए। हर इंसान को स्वतंत्र रूप से बोलने का और जनता में अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। हालांकि इस अधिकार में कुछ सीमा भी है, जैसे कि आपको अश्लील बातें अभिव्यक्त नहीं करनी है, ना ही बोलनी है। गड़बड़ी आपको नहीं करनी, यानी गड़बड़ वाली बात नहीं बोलनी है। इसके अलावा दंगा भड़काने वाली बात नहीं बोलनी है। तो ये तो आपका स्वतंत्रता है, आपका मानव अधिकार है, लेकिन इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको करनी है इस अधिकार का पालन। आगे देखिए तीसरे नंबर पर स्वतंत्रता का अधिकार, यानी संसार का कोई भी प्राणी किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता है, वह सदैव स्वतंत्र रहना चाहता है। स्वतंत्रता एक ऐसा अधिकार है जिसे मनुष्य अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता है, यानी आप स्वतंत्र हो कहीं भी आने जाने के लिए, कोई भी चीज खाने पीने के लिए, कोई भी कपड़े पहनने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए, वही स्वतंत्रता अधिकार होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका शिक्षा का अधिकार, यानी पढ़ने लिखने का अधिकार। शिक्षा जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। शिक्षा के अभाव में मानव जाति का विकास बिल्कुल संभव नहीं है। शिक्षा प्राप्ति का अधिकार मानव के लिए अनिवार्य है। शिक्षा से जहां मानव की जातिगत उन्नति होती है, वहीं राष्ट्र का विकास भी होता है शिक्षा के द्वारा ही राष्ट्र में जीवन जागरण की ज्योति उत्पन्न होती है। हर राष्ट्र को चाहिए कि शिक्षा के अधिकार में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे। सब नागरिकों को समान रूप से शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए। तो मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ, तो बहुत सिंपल में यहाँ पर मैंने लाया है आंसर को, तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे देखिए पांचवा नंबर न्याय का अधिकार, यानी सभी को न्याय मिलने का अधिकार होना चाहिए। मानव अधिकारों का अर्थ मनुष्य को जीवन के प्रति सकारात्मक बनना है, अतः जीवन में न्याय मिलना भी अति अनिवार्य है, यानी बहुत जरूरी है। अगर किसी को न्याय नहीं मिले तो समझिए कि उसका सारा अधिकार खत्म हो जाता है। न्याय में किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। न्याय के क्षेत्र में पक्षपात करने वाले को राष्ट्र या सरकार की ओर से दंड मिलना चाहिए। न्याय शीघ्र तथा सस्ता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति अपने धर्म को अपनाए हुए है। धर्म इतना इंपॉर्टेंस है आपके नैतिक विचारों के विकास के लिए, आप सोच भी नहीं सकते हो। देखिए यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मानव जीवन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि धर्म मानव जीवन का एक अपरिहार्य विषय है। यानी धर्म के द्वारा ही मानव के चरित्र का विकास होता है। धर्म मानव को जीवन में ज्ञान व प्रकाश की ज्योति प्रदान करता है। यही कारण है कि धर्म हर मानव के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। आप देखे होंगे सभी के धर्मों में कहीं ना कहीं सच्ची बातें, सही तरीके से जीवन जीने की बातें लिखी गई है, तो इसका मतलब धार्मिक भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। आगे देखिए मानव अधिकार की आवश्यकता, ये तो आपका प्रकार खत्म हो गया। हम लोग देखेंगे मानव अधिकार की आवश्यकताएं क्यों है, तो विकास के लिए होती है, और जहां कहीं भी मानव अधिकारों को नकारा गया, यानी जो मानव अधिकार है इसकी आवश्यकता विकास के लिए बहुत जरूरी है, और जहां कहीं भी मानव अधिकारों को नकारा गया है वहीं अन्याय, क्रूरता तथा अत्याचार अधिक देखा गया। और जहां भी मानव अधिकार को नकारा गया है वहां पर अत्याचार, इसके अलावा अन्याय, ये सारी चीजें देखी गई है। इसमें मानवता बुरी तरह से अपमानित हुई है। साथ ही साथ जनमानस की दिशा निरंतर बिगड़ती जा रही है, यानी जो जनता की हालात है वो भी मौलिक अधिकारों को छीनने के कारण उसकी हालत भी बिगड़ती जा रही है। इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है और ना ही सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। एक तानाशाही के अंतर्गत मूल मानव अधिकार तथा स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। और अगर किसी देश में तानाशाही राज्य स्थापित हो जाए, कोई तानाशाही व्यक्ति काबिज कर ले उस देश में या फिर उस राज्य का राजा बन जाए, समझिए वह देश जीने लायक नहीं रहेगा। वहां के जनता का जो मौलिक अधिकार है वो खत्म हो जाएगा। आगे देखिए निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, ध्यान से समझिएगा। मानव अधिकार हर व्यक्ति को दिए गए मूल अधिकार है। सार्वभौमिक होने के लिए इन अधिकारों को कानून द्वारा संरक्षित किया जाता है। यानी कहीं ना कहीं हमारे देश में भी मौलिक अधिकार को संविधान द्वारा, कानून द्वारा संरक्षित किया गया है, ताकि हमारे मौलिक अधिकार को कोई छीन ना ले, उसका हनन ना करे। हमारा देश भारत हमेशा से मानव अधिकार के प्रति सतर्क रहा है और वह विश्व मंच पर मानव अधिकारों का समर्थन करता है। और विश्व में भी भारत बोलता है कि रियल में मानव के अधिकारों को समर्थन देना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए। मानव अधिकारों का उल्लंघन विश्व के समक्ष एक गंभीर समस्या बनी हुई है। यदि मानव अधिकारों के उल्लंघन को नहीं रोका गया तो निश्चित ही यह मानवता के विनाश का एक कारण बनेगा। तो इसी तरीके से आपको सिंपल वे में लिखना है। मानव अधिकार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है आपका मानव अधिकार की अवधारणा का विकास का वर्णन करना है। सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है। हालांकि अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर नहीं जानोगे और मानव अधिकार के बारे में, चाहे वो आप परिभाषा जानते हो या अर्थ जानते हो या इसके प्रकार जानते हो, कुछ भी जानते हो, तो आंसर लिख सकते हो। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर छोड़ कर आते हो तो आप फेल होने के कगार पर रह सकते हो। तो यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है कि मानव अधिकार की अवधारणा, यानी आप इसके बारे में क्या जानते हैं, इसका कंसेप्ट आखिर आपके माइंड में क्या क्लियर है, मानव अधिकार आखिर है क्या, और ये जो मानव अधिकार है उसका विकास कैसे हुआ अलग अलग समय काल में, और आधुनिक टाइम में मानव अधिकार की क्या स्थिति है,
यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसके उत्तर में लिखेंगे मानव अधिकार क्या है। उत्तर में यानी आपको ये चीज़ मेंशन करना होगा, या फिर ये भी लिख सकते हो कि मानव अधिकार और लिखकर डैश देना है। अब मानव अधिकार क्या है, किसे कहते हैं? तो मानव अधिकार ऐसे मूलभूत अधिकार होते हैं जो इंसान को केवल इंसान होने के नाते मिलते हैं। यानी यहाँ पर इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि मानव अधिकार मतलब सिर्फ और सिर्फ इंसानों को ही ये अधिकार दिया गया है। ये अधिकार जीवन, स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा और गरिमा से जुड़ी होती है। यानी ये जो अधिकार है वो आपको अलग अलग टाइप से मिलेंगे। यानी आपको पूरे तरीके से स्वतंत्रता दी जाएगी, समानता दी जाएगी, यानी आपके साथ किसी तरीके से कोई भेदभाव नहीं होगा, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपकी गरिमा का भी यानी आपकी रिस्पेक्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ों का अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा ये बिना किसी भेदभाव के सभी को मिलते हैं, और किसी भी भेदभाव किए बिना, ऐसा नहीं कि जो अमीर व्यक्ति है उसी को ये अधिकार मिलेगा या फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उसी को अधिकार मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, रंग, भाषा, लिंग या फिर किसी भी देश से भी बिलोंग करता हो, सभी को ये अधिकार दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका मानव अधिकार क्या है। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि इसका विकास कैसे कैसे हुआ। तो सबसे पहले प्राचीन काल में अगर बात करें, यानी प्राचीन काल समझते हो, बहुत आज से हजारों साल पहले की बात हो रही है। तो उस समय मानव अधिकार की कुछ झलकियाँ आपको पेश किया जाता है। झलकियाँ क्यों यहाँ पर लिखी है हमने आंसर में, और यहाँ पर विकास नहीं लिखा, क्योंकि प्राचीन काल में जो है ना वो मानव को उतना अधिकार नहीं दिया जाता था। ये रियलिटी है, इसलिए झलकियाँ लिखी गई है। तो प्राचीन सभ्यताओं में जैसे कि आपका यानी प्राचीन काल में जो सभ्यताएं थी, यानी प्राचीन काल में जो भी लोग रहते थे उस सभ्यताओं के बारे में आपको जानकारी हुआ। तो उस टाइम में भारत हो, चाहे चीन हो, चाहे मिस्र हो या फिर यूनान में हो, कुछ मानवीय मूल्यों और न्याय के विचार देखे जा सकते हैं। यानी इस सभ्यताओं में भी लोगों को कुछ न्याय से रिलेटेड या कुछ भी इम्पोर्टेंट अधिकार देखी गई थी प्राचीन काल में। भारत में जैसे कि मनुस्मृति, महाभारत और बौद्ध धर्म में भी सभी प्राणियों के प्रति दया, अहिंसा और समानता की बात की गई है। यानी प्राचीन काल की अगर बात करें तो हमें जानकारी कहाँ से मिली? ग्रंथों से मिली है ना, किताबों से मिली है। जैसे कि मनुस्मृति, महाभारत और बौद्ध धर्म, इन सभी में कहीं ना कहीं लोगों के प्रति क्या मिला है, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, उसके प्रति दया, अहिंसा यानी उसको मारना नहीं है, साथ ही साथ सभी को समानता के अधिकार की बात की गई है। यानी प्राचीन काल में इसी टाइप से ही आपको झलकी मिलेगी। इसके अलावा चीन में कन्फ्यूशियन ने नैतिकता और न्याय पर जोर दिया। यानी इसके द्वारा हमें पता चला है कि चीन में प्राचीन काल में नैतिकता और न्याय पर जोर दिया गया है। यानी उस समय लोगों के साथ अन्याय करने की बात नहीं की गई थी, चीन में इनके द्वारा पता चला है। तो ओवरऑल आपको इतना ही लिखना है प्राचीन काल में कैसे कैसे अधिकार थे लोगों को। अब यहाँ पर इसके बाद थोड़ा सा आगे आते हैं और मध्यकालीन में देखते हैं। तो मध्यकालीन में मानव अधिकारों का विकास कैसे हुआ वो समझिए। इस काल में धर्म के नाम पर कई बार अत्याचार हुए हैं, लेकिन कुछ महापुरुषों जैसे कि गुरु नानक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कबीर और रैदास, इन्होंने क्या किया है कि लोगों में जो भेदभाव था, चाहे वो धर्म को लेकर या किसी तरीके से जात प्रथा को लेकर, इन सभी में समानता, भाईचारे और मानवता की बात की गई। इन्होंने कहीं ना कहीं इस मध्यकालीन इतिहास में जो धार्मिक भेदभाव था और अधिकार नहीं मिल रहा था, आपस में भाईचारा नहीं था, उन सभी अधिकारों को कहीं ना कहीं इन्होंने उजागर किया। इसके अलावा 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा नामक दस्तावेज, एक दस्तावेज है, याद रखिएगा, नियम कानून का दस्तावेज है। इस दस्तावेज में जिसमें राजा की शक्ति को सीमित किया गया, क्योंकि राजा की शक्तियों को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो फिर लोगों को उनका जो अधिकार है वो नहीं मिल पाएगा, इसीलिए उसको सीमित किया गया, यानी फिक्स किया गया, इतना ही राजा को अधिकार दिया जाए। और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई इस मैग्ना कार्टा में। यह मानव अधिकारों के विकास की दशा में पहला बड़ा कदम माना गया। यानी मानव अधिकार की दशा को सुधारने के लिए ये 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा नामक दस्तावेज ये पहली पहल थी। मध्यकालीन इतिहास की बात है, तो बस आपको ओवरऑल यही लिखना है। इसके बाद आधुनिक काल में मानव अधिकारों का विकास कैसे हुआ वो समझिए। आधुनिक काल में मानव अधिकारों का विकास संक्षेप और आसान भाषा में अगर समझा जाए तो यहाँ पर देखिए, आधुनिक काल में मानव अधिकारों का विकास 18वीं शताब्दी से शुरू हुआ, जब लोगों ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय की मांग की। यानी सबसे पहले अमेरिका की स्वतंत्रता, जो अमेरिका स्वतंत्र होना चाह रहा था उसके लिए उन्होंने क्रांति की, और 1776 में क्रांति हुई और उन्हें आज़ादी मिली, और फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई और उन्हें आज़ादी मिली। तो ये सारी क्रांति क्यों हो रही थी आपको पता है? क्योंकि लोगों को अपना अधिकार चाहिए था, यानी अपने अधिकार के लिए, यानी मानव अधिकारों की बातें इसमें उठी इन क्रांतिकारी चीज़ों में। इन आंदोलनों ने यह बताया कि हर इंसान को बोलने, सोचने, धर्म मानने और न्याय पाने का हक है। और इन आंदोलन, इन क्रांतिकारी के द्वारा क्या पता चला कि भाई लोगों को भी, इंसान को भी बोलने का अधिकार है, वो कुछ भी बोल सकता है अगर उसके विरुद्ध में कुछ भी हो रहा है। इसके अलावा सोचने, समझने का, तर्क करने का, साथ ही साथ चाहे जिस किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो उसको मानने का पूरा हक है, उसको अधिकार है, न्याय पाने का भी हक है।
तो ये था आधुनिक काल में। ओवरऑल अगर आपको शॉर्ट में जानना है तो आधुनिक काल में मानव अधिकारों का विकास क्रांति द्वारा हुआ, बहुत सारी क्रांतियाँ हुई, संविधान का निर्माण हुआ। जैसे भारत में जो संविधान का निर्माण हुआ, कहीं ना कहीं ये संविधान लोगों को नागरिकता या फिर कहीं ना कहीं ये जो संविधान है वह लोगों को अधिकार देता है ना। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं के जरिए हुआ, जिससे हर इंसान को सम्मान और बराबरी का जीवन मिल सके। तो ये हो गया आधुनिक काल में जो मानव अधिकार का विकास कैसे हुआ। इसके अलावा और भी घटना आप लिख सकते हो, बहुत सारी घटनाएं आप लिख सकते हो अगर आप इतिहास के बारे में जानते हो, जिसमें लोगों ने इसलिए आंदोलन किया ताकि उनको उनका अधिकार मिल सके। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र और मानव अधिकार। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से 45 तक चला। इसमें जो भी नरसंहार हुआ दूसरे विश्व युद्ध में, चाहे वो नाजी अत्याचार हुआ, जो हिटलर ने अत्याचार किया, कितने यहूदियों को मार डाला, और इसके बाद पूरी दुनिया में मानव अधिकारों की ज़रूरत महसूस हुआ। यानी दूसरा विश्व युद्ध में लाखों लोग मरे, ठीक है। अब उन लाखों लोग जब मर गए तो लोगों का कहीं ना कहीं अधिकार छीनता गया, इसलिए सोचा गया कहीं ना कहीं उनको अधिकार की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए 1948 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की। मानव अधिकारों की सार्वभौम से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। 99.9% चांस इस बार आ सकता है, पिछली बार नहीं पूछा गया था। तो ये क्या है, ये शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे विश्व स्तर पर सभी को ये घोषणा की जाती है कि मानव अधिकार सभी देश हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कोई भी जगह हो, चाहे कोई भी जाति हो, सभी को मानव अधिकार मिलना जरूरी है। ये घोषणा किया गया 1948 में, किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी UDHR अपनाई गई। इसमें 30 ऐसे अधिकार बताए गए, यानी इसको अनुच्छेद यानी 30 अनुच्छेद में इसको मेंशन किया गया है, जो भी अधिकार इस मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा में दी गई है। जैसे कि जीवन का अधिकार यानी सभी व्यक्ति को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, शिक्षा का अधिकार, विचार की स्वतंत्रता और बाकी जितने भी 30 थे ये सारे अधिकार। तो यह मानव अधिकारों का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। तो ये भी एक हिस्सा है मानव अधिकार के विकास का, तो इस पॉइंट को भी लिखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत में मानव अधिकार, अब देखिए धीरे धीरे मानव अधिकार का विकास होता गया। तो भारत में मानव अधिकार की क्या स्थिति है, इसको मेंशन करना बिल्कुल आसान है। आप ऐसे लिख सकते हो आंसर कि भारत के संविधान में भी मानव अधिकारों को मौलिक अधिकारों के रूप में शामिल किया गया है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। अब उसी आंसर को आप यहाँ पर शॉर्ट में लिख दीजिएगा कि भारत में कौन कौन से मानव अधिकार है, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये टोटल जो भी 6 वो अधिकार है उसको लिखकर अगर आपको पन्ना भरना है तो प्रत्येक का आप एक्सप्लेन कर दीजिए कुछ कुछ हिस्सों में, 1-2 लाइन में, तो इससे आपका नंबर भी अच्छा खासा मिलेगा। यानी 1993 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, और इस अधिकार की रक्षा के लिए भी 1993 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC की स्थापना की, जो मानव अधिकारों की रक्षा और जागरूकता का काम करती है। ओवरऑल आपको निष्कर्ष के तौर पर लिखना है कि मानव अधिकारों का विकास एक लंबी प्रक्रिया रही है, जिसमें सभ्यताओं, आंदोलनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अहम भूमिका रही है। यानी कैसे कैसे मानव अधिकार बढ़ता गया, मानव के लिए जो अधिकार जरूरी है वो आधुनिक काल में इतना सारा अधिकार मिला, वो स्टेप बाय स्टेप मिला। यानी प्राचीन काल में जो सभ्यताएं थी, ग्रंथों के आधार पर हमें जानकारी मिली। इसके अलावा आंदोलन हुई मानव अधिकार के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की अहम भूमिका रही। इसके अलावा आज ये अधिकार दुनिया भर में हर इंसान की गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए अहम भूमिका निभाती है और बहुत ही जरूर मानी जाती है। तो निष्कर्ष के तौर पर आपको यही लिखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 की विवेचना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल भूलिएगा नहीं। यानी जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी 1948 में, इसके बारे में आपको बताना है। तो सिर्फ आप समझिए और इसे आसान लैंग्वेज में लिख डालिए। सबसे पहले इसके परिचय के बारे में अगर बात करें, यानी इसका कंसेप्ट क्या है, तो दूसरे विश्व युद्ध यानी 1939 से 1945 ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। यानी पूरी दुनिया को हिलाने का कहने का मतलब है चारों तरफ युद्ध ही युद्ध चल रहा था, चारों तरफ लाखों लोग मर रहे थे, बीमारियां फैल रही थी, महामारी फैल रही थी, उस कारण से भी मर रहे थे। तो लाखों लोगों की मौत, अत्याचार, नस्ल भेद और नाजी यातनाओं ने यह साबित कर दिया कि विश्व को ऐसे सिद्धांतों की ज़रूरत है, यानी ऐसे नियम कानून की ज़रूरत है जो हर इंसान की गरिमा, स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी दे सके। ऐसा नियम कानून होना चाहिए कि अब ऐसा युद्ध ना हो, लोगों की जो स्वतंत्रता है कोई छीने ना, उसकी जो भी गरिमा है या जो भी अधिकार है वो उसका हनन ना हो। इसलिए 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की और इसे स्वीकार किया गया 10 दिसंबर 1948 को, याद रखिएगा। इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब समझते हैं कि ये जो घोषणा की गई थी, इस घोषणा का उद्देश्य क्या था। तो देखते हैं, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले,
सरकारों को यह दिशा देना, यानी जो भी अलग अलग देश में सरकार है, क्योंकि ये जो सार्वभौमिक घोषणा की गई थी पूरे विश्व में की गई थी, ये नहीं कि अमेरिका या फिर जो भी फ्रांस, जर्मनी ये अपने अपने देश में किए थे, ऐसा कुछ नहीं, पूरे विश्व के स्तर पर। तो पूरे विश्व में बहुत सारे देश है, तो अलग अलग देश में जो सरकार है इसको भी यह बताया गया कि वहाँ की जो भी दशा है उसके आधार पर अपने देश में मानव अधिकारों की रक्षा करे, और इसके अलावा मानवता के प्रति सम्मान और भाईचारा बढ़ाना, इसके अलावा भविष्य में किसी भी प्रकार के अत्याचार और हिंसा को रोकना, ओवरऑल पूरे तरीके से शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए और मानव अधिकार को स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं ये सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। अब समझते हैं कि UDHR यानी सार्वभौम जो मानव अधिकार की घोषणा की गई, तो इसका निर्माण कैसे हुआ था, इसको कैसे बनाया गया था। तो 1946 में संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकार आयोग का सबसे पहले गठन किया, यानी ह्यूमन राइट कमीशन। एक कमेटी होती है जो मानव अधिकार से रिलेटेड होती है, इसका गठन 1946 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अमेरिका की एलेनर रूजवेल्ट ने की थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है। जब इसकी घोषणा हो गई, इसके अध्यक्ष कौन है, ये भी यहाँ पर सारा कुछ निर्माण हो गया। उसके बाद फिर इसमें क्या किया गया कि अब इसमें कुछ ऐसा नियम कानून बनाया जाए और पूरे विश्व में इसको घोषणा किया जाए। तो यह जो है वह इसका मसौदा तैयार किया गया, किसका, मानव अधिकार का। यानी विभिन्न देशों के जो भी विशेषज्ञ थे, महान जो भी लोग थे, उन्होंने मिलकर 2 साल में यह मसौदा तैयार किया और 10 दिसंबर 1948 को इसे पेरिस में पारित किया गया। और तब से हर साल इस दिन को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 10 दिसंबर को। समझ में आ गया कि किस तरीके से सार्वभौम मानव अधिकार जो घोषणा की गई थी 10 दिसंबर को, उसमें जो भी टोटल 30 नियम कानून दिए गए हैं, तो वो चीज़ कैसे बना है वो मैंने आपको डिटेल से बता दिया। शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ, सबसे पहले ये जो मानव अधिकार आयोग का निर्माण किया गया 1946 में, और इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, एलेनर रूजवेल्ट। और इसके बाद जो भी अलग अलग देश के महान लोग थे, विद्वान लोग थे, विशेषज्ञ लोग थे, उन्होंने मिलकर इसका मसौदा तैयार किया, किसका, सार्वभौम मानव अधिकार का। यानी पूरे देश में जो भी मानव अधिकार के नियम हैं उस नियम को लागू करने के लिए। उसके बाद फिर 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में इसे पारित कर दिया गया। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी विशेषता क्या थी। तो सबसे पहले देखिए, सार्वभौमिकता, इसके नाम में ही सार्वभौम था। तो सार्वभौमिकता का मतलब क्या होता है, यानी यह सभी देशों, सभी जातियों, धर्मों और वर्गों के लिए है। ऐसा नहीं कि किसी खास देश के लिए या फिर किसी खास जाति धर्म के लिए है, सभी के लिए है। इसके बाद समानता, यानी हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलते हैं, चाहे वो किसी भी देश, धर्म, रंग, लिंग या भाषा से हो। इसके अलावे अलगाव और भेदभाव के विरुद्ध, यानी इसमें किसी भी प्रकार की भेदभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, यानी इस नियम कानून से सारे भेदभाव खत्म किए जा सकते हैं। इसके अलावा कानूनी और नैतिक आधार, यानी देशों को अपने कानून इसी आधार पर बनाने के लिए भी प्रेरित किया गया। यानी अलग अलग देश में जो भी कानून व्यवस्था है, संविधान है, उसको भी किस तरीके से मानव को अधिकार देना है अपने देश में, कैसे नियम कानून रखना है, वो इससे उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली। तो ये हो गया आपका इसकी विशेषताएं जब इसकी घोषणा की गई। अब समझते हैं कि घोषणा की जो भी टोटल 30 अनुच्छेद है, इसके बारे में शॉर्ट में समझिए, क्योंकि अगर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा 3-4 पेज आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए समझिए शॉर्ट में। ये शॉर्ट में है, इससे शॉर्ट आपको नहीं मिलेगा आंसर। अनुच्छेद 1 से 2 में क्या मेंशन है, तो समझिए यहाँ पर सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है और समान अधिकार रखते हैं। यानी अनुच्छेद 1 से 2 में क्या बताया गया कि जितने भी पूरे पृथ्वी में मनुष्य है वो जन्म से स्वतंत्र होना चाहिए, उनको स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए और समानता का भी अधिकार उनको मिलना चाहिए। ये उनका अधिकार है, सबको बिना किसी भेदभाव के ये अधिकार मिलना चाहिए। इसके बाद अनुच्छेद 3 से लेकर 11 में क्या मेंशन है, तो जीवन जीने और स्वतंत्रता का अधिकार इसमें डाला गया। यानी सभी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार है। इसके अलावा गुलामी, अत्याचार और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा, यानी जो भी पहले यानी राजा के टाइम में लोगों को गुलाम बनाया जाता था, जबरन मजदूरी करवाया जाता था, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता था, जातिवाद के नाम पर अत्याचार करवाया जाता था। इसके अलावा जो भी गलत व्यवहार होता था मानव के साथ, उन सभी के विरुद्ध में कहीं ना कहीं इसमें बात रखी गई है, उसके खिलाफ में सुरक्षा की बात रखी गई है, उनको अधिकार दिया जाए। इसके अलावा कानून के समक्ष समानता और निष्पक्ष न्याय की गारंटी, यानी किसी भी देश का जो भी कानून व्यवस्था, उस कानून में जिसके साथ अगर गलत हो, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हुआ हो, तो उसको बिना किसी निष्पक्ष के उसको न्याय की गारंटी मिलना चाहिए। इसके अलावा दोष सिद्ध होने तक हर व्यक्ति को निर्दोष माना जाएगा। यानी जैसे कि किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया कि वह वो अपराध किया होगा, पता नहीं है अभी तक से, यानी वह अभी तक से दोष साबित नहीं किया गया उस व्यक्ति का, तो जब तक निर्दोष माना जाएगा, यानी जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा तब तक उस व्यक्ति को निर्दोष ही माना जाएगा। तो ये आर्टिकल नंबर 3 से लेकर 11 में मेंशन है। देखिए ये आर्टिकल में बोल रहा हूँ, अनुच्छेद बोल रहा हूँ, तो ये भारतीय संविधान में समझ लीजिएगा। ये पूरी विश्व में जो मानव अधिकार सार्वभौम की घोषणा की गई थी, उसी में ये सारा आर्टिकल मेंशन है। आगे देखिए अनुच्छेद 12 से लेकर 17 में, इसमें क्या मेंशन है, निजता, परिवार, घर और पत्राचार में हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी प्राइवेट जो भी चीज़ें हैं आपके परिवार में, आपकी निजी चीज़ों में
आपके घर में किसी तरीके से कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसके अलावा देश की सीमाओं के भीतर और बाहर आने जाने का अधिकार। देखिए, हम लोग भले ही देश के किनारे साइड में बॉर्डर बना दिए, सीमा बना दिए, लेकिन क्या हम लोग एक देश से दूसरे देश के बाहर नहीं जा सकते? बिल्कुल, ये आने जाने का अधिकार हर देश को दी गई है। यानी अगर कोई भी इंडिया से जापान जाना चाहे, फ्रांस जाना चाहे, अमेरिका जाना चाहे, यूके जाना चाहे, वो जा सकता है। इसके अलावा शरण लेने का अधिकार। अब यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ कंडीशन, अत्याचार के मामलों में देखिए, किसी के साथ अगर कुछ अत्याचार हो रहा है किसी दूसरे देश में, तो आप किसी तीसरे देश में शरण ले सकते हो, ये अधिकार दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीयता रखने का अधिकार। राष्ट्रीयता रखने का अधिकार कहने का मतलब है अगर आप जिस राष्ट्र से हो उस राष्ट्र का अधिकार बनने का आपको अधिकार है। इसके अलावा विवाह और परिवार बसाने का अधिकार। इसके अलावा संपत्ति रखने का अधिकार। ये 12 से लेकर 17 तक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 18 से लेकर 21 में क्या मेंशन है? विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता। यानी आपको विचार करने का, विवेक करने का, साथ ही साथ आप जो भी धर्म से रिलेटेड करते हो वो धर्म आपको मनाने का पूरे तरीके से स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा अभिव्यक्ति, यानी किसी तरीके से अगर आपको कुछ बोलना है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर कोई भी चीज़ हो, तो वो आप अभिव्यक्त कर सकते हो। इसके अलावा सूचना की स्वतंत्रता भी दी गई है। इसके अलावा शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने का अधिकार। इसके अलावा लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनने का भी अधिकार इसी में ही मेंशन है। इसके बाद देखिए, आर्टिकल नंबर 22 से 27 में क्या मेंशन है? सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों की भी मान्यता इसमें रखी गई है। यानी सामाजिक तौर पर भी सुरक्षा का अधिकार दिया गया है, आर्थिक, इसके अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों की भी मान्यता दी गई। यानी किसी की संस्कृति के साथ भेदभाव या फिर उसकी संस्कृति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार। इसके अलावा काम करने, समान मजदूरी, यानी जितना अगर कोई काम कर रहा है, अगर 8 घंटा काम कर रहा है तो 8 घंटे का जितना पेमेंट होता है उनको मिलनी चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए। पहले क्या था? बंधुआ मजदूरी आप लोग सुने होंगे, तो उसमें ज़िंदगी भर आप किसी मालिक का गुलामी बनकर मजदूरी करोगे और उसमें आपको सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही मिलती थी। यानी अब समान मजदूरी भी इसमें अधिकार डाला गया। इसके अलावा श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा, यानी जो भी काम काज करने वाले मजदूर है उसके रिलेटेड यहाँ पर अधिकार की बात की गई है। इसके अलावा आराम और अवकाश का भी अधिकार। अगर आप काम करते हो तो अगर आपको छुट्टी लेना है तो वो भी अधिकार मेंशन है। इसके अलावा सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी का अधिकार। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 28 से लेकर 30 में। तो ऐसे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय ढांचा जो इन अधिकारों को लागू करने में सहायक हो, यानी ये जो अधिकार है और उस अधिकारों को अगर लागू करने के लिए कोई सामाजिक या फिर अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है, इन अधिकारों को लागू करने के लिए अगर हेल्प करता है तो ये अधिकार यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा इन अधिकारों के प्रयोग से किसी अन्य के अधिकारों को हानि नहीं होना चाहिए। जो भी यहाँ पर अधिकार की बात की गई है, इन अधिकारों के प्रयोग से किसी दूसरे को हानि नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति या संस्था इन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कोई भी संस्था हो, कोई भी जो भी मानव का अधिकार दिया गया इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। तो अभी हमने टोटल 30 अनुच्छेद की बात की जो मानव अधिकार सार्वभौम की जो घोषणा की गई थी उसमें मेंशन था। अब समझते हैं कि जो सार्वभौम मानव अधिकार की जो घोषणा की गई थी इसमें वैश्विक प्रभाव क्या हुआ, इस घोषणा से पूरे विश्व में क्या इफेक्ट पड़ा। तो देखिए, सबसे पहला, कई देशों के संविधान में इन नियम कानून यानी सिद्धांतों को भी शामिल किया गया। हमारे भारत के संविधान में भी मेंशन है और भी बहुत सारे, जैसे कि आपका भारत, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी और फ्रांस के संविधान में ये सारे नियम कानून यानी ये जो सिद्धांत है वह शामिल है। इसके अलावा कई संगठन और आयोग भी बने, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद या भारत का जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, ये भी कहीं ना कहीं इस सार्वभौमिक घोषणा के आधार पर ही बना। इसके अलावा महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर भी विशेष घोषणाएं और समझौते की बात हुई। यानी इन सभी को भी कहीं ना कहीं रक्षा करने की या इनके अधिकारों की भी बात और घोषणाओं की भी बात हुई। इसके अलावा अगर बात करें, ये तो हो गया आपका वैश्विक स्तर पर। अब समझते हैं इसका भारत में क्या प्रभाव रहा। तो भारत में देखिए क्या प्रभाव रहा। तो भारत ने 1948 में ही, जैसे ही ये सार्वभौम घोषणा हुई 1948 में, 10 दिसंबर 1948 में, उसके बाद फिर भारत ने 1948 में ही इस घोषणा को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद जब स्वीकार कर लिया तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में ये जो सार्वभौमिक घोषणा की गई थी इसके विचारों को अपनाया गया। जैसे कि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 में है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो ये सारा कुछ आप पढ़ चुके हो। ये सारा अधिकार किसके प्रभाव से हुआ, किसके प्रभाव से मिला? UDHR यानी जो मानव अधिकार सार्वभौम की घोषणा की गई थी। अब लास्ट में आपको निष्कर्ष के तौर पर लिख देना है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा मानवता के इतिहास में एक महान उपलब्धि है। यह हर व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय की भावना देता है और यह केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक सपना है, और ऐसा सपना जिसमें एक ऐसी दुनिया हो जहां हर इंसान को सम्मान और समानता मिले। बाकी आप अपने से भी लिख सकते हो। इसके अलावा अगर सभी देश इस घोषणा की भावना के अनुसार काम करें तो दुनिया में शांति, समानता और भाईचारा स्थापित हो सकता है। पहला क्वेश्चन क्या आपका, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की विवेचना करे। राष्ट्रीय कहने का मतलब है भारत में जो मानव अधिकार आयोग है, एक संगठन है, आयोग है,
जो भारत में रह रहे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया एक आयोग है। इसी के बारे में आपको डिटेल से लिखना है। अब समझते हैं, सबसे पहले परिचय देखते हैं यानी प्रस्तावना। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत की एक स्वतंत्र संस्था है जो देश में मानव अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने का कार्य करती है। यानी देश में जो भी मनुष्य को अधिकार मिला है उस अधिकार की रक्षा करना, साथ ही साथ उन अधिकारों को बढ़ावा देने का काम इसी संस्था का है, इसी आयोग का है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुई है। देखिए याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में रह सकता है कि बताइए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन या इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को। अब इसे किस अधिनियम द्वारा गठित किया गया था या फिर इसकी स्थापना की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी 1993 के अंतर्गत में। ये पूरा लिखिएगा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ठीक है, इसी के तहत हुई थी। यह आयोग यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय या इसके अलावा बहुत सारा जो अधिकार है जैसे कि शोषण या फिर उत्पीड़न ना हो, यानी मानव का जो मेन अधिकार है उसके विरोध में कोई भी काम ना हो। आयोग का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक नागरिकों को सम्मानपूर्वक और सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार दिलाना। जैसे किसी तरीके से अगर किसी नागरिक को हमारे राष्ट्र में, भारत देश में अगर शोषण हो रहा है, उसके साथ उत्पीड़न हो रहा है, चाहे कहीं भी हो, जेल के अंदर किसी कैदी को अगर प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा उसको सज़ा दिया जा रहा है या किसी भी जगह पर उत्पीड़न हो रहा है, तो उसको उनका अधिकार दिलाना यही काम है इस आयोग का। इसके बाद यह आयोग सरकार की कार्यप्रणाली की निगरानी भी करता है। सरकार किस तरीके से काम कर रही है, क्या सरकार ऐसा काम तो नहीं कर रही है जिससे लोगों का जो भी अधिकार है वो छिन जाए। तो समझ में आ गया ये आयोग के बारे में। अब समझते हैं मानव अधिकारों की परिभाषा। तो आपको समझ में आ गया आयोग के बारे में, मानव अधिकार आयोग जो राष्ट्रीय स्तर पर यानी भारत की बात हो रही है। अब समझते हैं मानव अधिकारों की परिभाषा। देखिए ये सिंपल वे में है, हमने विद्वानों की परिभाषा नहीं ली है, आप इसे भी लिख दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मानव अधिकार वे मूल अधिकार होते हैं जो हर व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं। यानी मानव अधिकार क्या है? मनुष्य को जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है उसके बाद उसको एक अधिकार मिल जाता है। अब इसमें क्या क्या अधिकार है? जैसे जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता, शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य जैसी चीज़ें शामिल होती, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका अधिकार उनको जीवन जीने के साथ मिल जाता है। आप चाहो तो मौलिक अधिकार भी लिख सकते हो, भारत का जो 6 मौलिक अधिकार है। इन अधिकारों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जी सके। यदि कोई व्यक्ति या संस्था, व्यक्ति कहने का मतलब है अगर कोई ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति हो, शक्तिशाली व्यक्ति हो, चाहे वो पैसे से हो या किसी तरीके से हो, और संस्था कहने का मतलब है जैसे कोई पार्टी हो, कोई विधायक हो या फिर कोई नेता हो या फिर कोई मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, वह इन अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है, यानी मौलिक अधिकार का वह दुरुपयोग नहीं कर सकता है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इसकी शिकायत सुनवाई कर सकता है, और अगर वह करता है तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वह इसकी शिकायत सुनकर कार्रवाई भी करता है। तो ये हो गया मानव अधिकार की परिभाषा। इसके बाद समझते हैं आयोग की संरचना, यानी आयोग किस तरीके से गठित हुआ है, ये बना है, या इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। तो देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और कई सदस्य होते हैं। अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। देखिए समझिए, इसमें क्या है कि एक अध्यक्ष होते हैं और कई सदस्य होते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में। और जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं। अब कौन जज होते हैं? सेवानिवृत्त कहने का मतलब है जो रिटायरमेंट जज होते हैं। मुख्य न्यायाधीश यानी जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो रिटायरमेंट ले लिए होते हैं, वही क्या होते हैं? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अन्य सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मानव अधिकार के क्षेत्र के विशेषज्ञ हो सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष के बारे में हमने जाना, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायरमेंट जज होते हैं वही होते हैं। लेकिन जो अन्य सदस्य की अगर बात करें वो कौन होते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश नहीं होते हैं, वो होते हैं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हो सकते हैं, या फिर मानव अधिकार के क्षेत्र में जिनको ज़्यादा नॉलेज है, विद्वान है, विशेषज्ञ हैं, वो भी हो सकते हैं। सभी सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और जो भी सदस्य है सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एक सचिवालय होता है जो आयोग के रोजमर्रा प्रशासनिक कार्यों को संभालता है, यानी इस आयोग का जो भी कामकाज है उसको संभालने के लिए एक सचिवालय भी होता है। यह पूरी संरचना आयोग को कुशलता से कार्य करने में मदद करती है। तो इस तरीके से इस आयोग की बनावट है, इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं वो हमने आपको डिटेल से बता दिया। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके कार्य के बारे में। आयोग का मुख्य कार्य मानव अधिकारों की रक्षा करना है। मनुष्य का जो भी अधिकार है उसकी रक्षा करना इस आयोग का काम है।
यह मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है। और यह आयोग क्या करता है, मानव अधिकार से रिलेटेड अगर किसी का कहीं उल्लंघन हुआ है और उसकी जो शिकायत हुई है किसी भी क्षेत्र में, तो उसकी वह क्या करता है, उस शिकायत की वह जांच करता है, वाकई में यह सही है और किस हद तक यहाँ पर मानव अधिकार का उल्लंघन किया गया उसकी जाँच करता है यह आयोग। जैसे पुलिस अत्याचार, यानी किसी को अगर जेल में ज़्यादा ही प्रताड़ित किया जा रहा है, या इसके अलावा फर्जी मुठभेड़, या इसके अलावा जेलों में यातना आदि, ये सारी चीज़ों की शिकायतों की यह जांच करता है। यह सरकार और अदालत को सिफारिशें भी देता है। साथ ही देखिए, सिफारिश कहने का मतलब है किसी के साथ अगर कुछ भी मानव अधिकार से विपरीत यानी विरुद्ध में कुछ काम हुआ, मान के चलिए कोई व्यक्ति किसी को मार दिया, हत्या कर दिया, यानी उसका मानव अधिकार छिन गया, बिना कुछ गुनाह के उसको क्या कर दिया, बिना कानूनी कार्रवाई के उसको उसकी हत्या कर दी। तो इसमें क्या करता है, उस शिकायत की जांच करता है या आयोग जांच करने के बाद सरकार को सिफारिशें देती है, यानी सरकार को बोलती है कि आप इसके बदले में उनको कुछ मुआवजा दीजिए, यानी कुछ पैसे दीजिए। जो भी सिफारिशें होती है वह यह देता है, और यह सिफारिश जो देता है उसके बाद फिर सरकार उसमें सोच या फिर तर्क वितर्क करती है, वाकई में इसको देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, वो सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन सिफारिश देने का काम जो होता है वह इसी आयोग का होता है। साथ ही यह आम जनता को मानव अधिकारों के प्रति जागरूक भी करता है और स्कूल कॉलेजों में इसके प्रचार प्रसार की सलाह देता है, यानी जागरूक करने के लिए स्कूल हो, कॉलेज हो, सभी जगह पर प्रचार प्रसार करने का सलाह भी देता है। और जो आयोग है वह मानव अधिकारों पर रिसर्च भी करता है, इस पर अध्ययन को भी बढ़ावा देता है। अब आते हैं नेक्स्ट आपका शक्तियाँ, इसकी क्या क्या शक्तियाँ है। आयोग को कुछ न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त है, जैसे गवाहों को बुलाना, दस्तावेज मांगना यानी दस्तावेज मंगाना, इसके अलावा घटना स्थल का निरीक्षण करना आदि। यह पुलिस और जेल प्रशासन की जांच कर सकता है। अगर किसी तरीके से किसी पुलिस के विरुद्ध में कुछ कंप्लेन हो गई हो कि उस पुलिस ने मानव अधिकार का उल्लंघन किया, या जेल में किसी तरीके से कुछ भी शिकायत हो, तो मानव अधिकार को इतनी शक्तियां दी जाती है कि वह पुलिस और जेल प्रशासन की जांच कर सकता है। आयोग केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें देकर मानव अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश करता है। सिफारिशें कहने का मतलब है वाकई में अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, उसकी हेल्प करने के लिए या फिर जो भी प्रॉब्लम हुआ है उसके लिए वह सिफारिश करता है। कौन? यह आयोग। हालांकि इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती है। इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि जो सिफारिश करेगा, जैसे कि अगर बोल दिया कि 5 लाख दे दीजिए, तो कहीं ना कहीं इसके परिवार की भरपाई हो जाएगी, तो जरूरी नहीं कि राज्य सरकार उसको 5 लाख देगा ही, जो भी पीड़िता है। हो सकता है 2 लाख में वो निपटा दे। तो ये सरकार पर निर्भर करती है, वह बाध्य नहीं, कहने का मतलब है वह मजबूर नहीं होती है सरकार, यहाँ इतना देना ही या फिर नहीं भी देना है। फिर भी इनका नैतिक और सामाजिक महत्व होता है, जिससे सरकारों पर दबाव बनता है कि वे इन पर अमल करें। चलिए, ये तो हो गया। अब इसकी सीमाएं देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कुछ सीमाएं भी है। इसकी सिफारिशें कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती है। जैसा कि हमने अभी बताया, जो भी सिफारिशें ये करती है जरूरी नहीं कि वह सरकार मान जाए, यानी सरकार चाहे तो इन पर अमल करे या ना करे। यह आयोग केवल 1 वर्ष पुराने मामलों की ही जांच कर सकता है। यानी यह जो आयोग है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, वह पुराना यानी प्रीवियस ईयर में, यानी प्रीवियस 1 ईयर, 1 साल पुराना मामला जो भी है उसी का ही वह जांच पड़ताल कर सकता है। यह निजी व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों की जांच नहीं करता है, जब तक कि सरकारी लापरवाही उसमें ना हो। यानी सरकारी लापरवाही यानी सरकारी संस्था द्वारा, चाहे पुलिस हो, कोई सरकार हो, या किसी तरीके से कोई भी सरकारी लापरवाही अगर होती है तो वह उसी में ही जांच पड़ताल करता है। निजी मामलों में यह हस्तक्षेप नहीं करता है। इसके पास दंड देने की शक्ति नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ सिफारिश ही करता है, दंड नहीं देता। ये तो कानूनी अधिकार है, ठीक है, जो सरकार के पास है। इसलिए कई बार यह अपने फैसले को लागू नहीं करवा पाता है। तो ये इसकी सीमाएं हैं। लास्ट में आपको निष्कर्ष के तौर पर लिख देना है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारतीय लोकतंत्र में मानव अधिकारों की रक्षक है। यानी जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है वह भारतीय लोकतंत्र में मानव के अधिकारों की रक्षक है। रक्षक कहने का मतलब है रक्षा करने वाला। यह सरकार और पुलिस जैसी संस्थाओं पर निगरानी रखता है ताकि कोई व्यक्ति शोषित ना हो। हालांकि आयोग की कुछ सीमाएं हैं, फिर भी यह मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाकर समाज को संवेदनशील बनाता है। यदि इसे और अधिक संसाधन अगर दिया जाए, इसको और अधिक संसाधन मिले, तो यह और प्रभावी भूमिका निभा सकती है। और अगर इसको थोड़ा सा और कुछ कानूनी अधिकार मिल जाए, है ना, तो यह और शक्तिशाली हो जाएगी और लोगों के अधिकारों को और अच्छे तरीके से रक्षा कर पाएगी। यह आयोग न्याय, स्वतंत्रता और समानता की भावना को सशक्त करता है। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका मानव अधिकार से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम आ गया। अभी हम लोग पढ़े मानव अधिकार आयोग, अब यहाँ पर पढ़ेंगे, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पढ़े, अब यहाँ पर पढ़ेंगे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये एक कानून है, अधिनियम मतलब कानून होता है। तो इसका आपको मूल्यांकन करना है।
है रिलेटेड मानव अधिकार से ही रिलेटेड। अभी जितना कुछ पढ़िएगा देखिएगा कॉमन चीज़ मिलेगा, मानव अधिकार मानव अधिकार मानव अधिकार, यानी मानव अधिकार का कहीं ना कहीं कंसेप्ट पूरे तरीके से इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। चलिए इस अधिनियम के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं, यानी परिचय या फिर बोला जाए प्रस्तावना। भारत सरकार ने 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पारित किया। 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1993 में, जिसका उद्देश्य नागरिकों के मूलभूत मानव अधिकारों की रक्षा करना। अब इस अधिनियम का भी यही काम था, जो आयोग अभी पढ़े वो भी उसका भी यही काम था। क्या काम था? नागरिकों के जो भी मूलभूत मानव अधिकार थे उसकी रक्षा करना। तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट मिलता जुलता है, तो जो भी क्वेश्चन आएगा धड़ाधड़ आपको आंसर लिख देना है। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन राष्ट्र के स्तर पर, इसके अलावा राज्य मानव अधिकार आयोग यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन यानी राज्य के स्तर पर, इन दोनों मानव अधिकार आयोग का इसी अधिनियम के तहत क्या किया गया था? स्थापना की गई थी, इसका गठन किया गया था। यह अधिनियम सरकार, पुलिस और अन्य संस्थाओं द्वारा किए गए अत्याचारों की निगरानी करता है और आम नागरिकों को न्याय दिलाने में सहायता करती है। इससे भारत में मानव अधिकारों की रक्षा को कानूनी रूप मिला है। यानी ये जो अधिनियम तो बन गया, अब ये अधिनियम बना, इसका मतलब एक कानून बन गया। किससे रिलेटेड? भारत में जो भी लोग रह रहे हैं उसके अधिकारों की रक्षा के लिए। और इसीलिए ये लाइन बताता है कि भारत में मानव अधिकारों की रक्षा को कानूनी रूप मिला है इस अधिनियम के ही तहत। अब समझते हैं हम लोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है उसका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन कहने का मतलब है इसके बारे में पॉइंट बनाकर आपको डिटेल से बताना है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक। अब समझते हैं सबसे पहले इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन में सबसे पहला पॉइंट क्या आपका? अधिनियम का उद्देश्य। तो यह अधिनियम भारत में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए बनाया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है वो देख लेते हैं। देखिए सभी कहीं ना कहीं सभी के क्वेश्चन के आंसर जो है ना वो मिलता जुलता मिलेगा, तो पॉइंट अपने से बनाइएगा। बस दिमाग में ये चीज़ रखना है कि हम किसका आंसर लिख रहे हैं, मानव अधिकार आयोग या फिर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये चीज़ आप मेंशन रखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए मानव अधिकारों की रक्षा करना, इसका क्या है लक्ष्य या उद्देश्य बोल दो तो मानव अधिकारों की रक्षा करना, यह सुनिश्चित करना कि लोगों के मूलभूत अधिकार जैसे जीवन, स्वतंत्रता, समानता और समानता सुरक्षित है या फिर नहीं है या फिर सुरक्षित रहे, इसका उद्देश्य है इस अधिनियम का, इस कानून का। इसके अलावा साथ ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना करना, यानी इसी कानून के द्वारा इन दोनों आयोग की स्थापना की गई है। इसके अलावा जागरूकता यानी लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और सरकार को जवाबदेह देना, ये भी इसका उद्देश्य या फिर लक्ष्य है। अब समझते हैं दूसरे पॉइंट पर कि इस अधिनियम के कुछ प्रमुख बिंदु हैं। मूल्यांकन कर रहे हैं तो दूसरे पॉइंट पर हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर इसका मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, मूल्यांकन न कर रहे हैं। जैसे कि हम अगर आपका मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन का मतलब होता है जांच करना। आपके बॉडी में शुरू में क्या है? बाल है, उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आइएगा तो आपका माथा है, फिर नीचे आइएगा तो आँख है, फिर नीचे आइएगा तो नाक है, फिर नीचे आइएगा तो दांत है, होंठ है। इस टाइप से मूल्यांकन करना है, तो एक एक स्टेप बताना है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि इस अधिनियम के द्वारा NHRC या फिर SHRC की स्थापना की गई। अब ये है क्या, इसको भी तो बता दीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी यह एक स्वतंत्र संस्था है, मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जाँच करती है। इसमें एक अध्यक्ष यानी सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी जो सेवानिवृत्ति हुआ रहता है यानी रिटायरमेंट जो रहता है जज वही, और अन्य सदस्य शामिल होते हैं। शॉर्ट में आप लिख सकते हो क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने इसको डिस्कस कर दिया है। बाकी आप और भी लिख सकते हो अगर आपके पास एग्जाम में टाइम रहे तब। इसके बाद देखिए राज्य मानव अधिकार आयोग यानी SHRC यानी राज्यों में भी मानव अधिकार आयोग स्थापित किए गए हैं। राज्य के स्तर पर भी आयोग बनी है मानव अधिकार के संरक्षण के लिए, जो स्थानीय स्तर पर शिकायतों की जाँच करती है। समझ में आया? अब समझते हैं अगले पॉइंट पर, शिकायतों की जांच। कहीं ना कहीं एक सीरीज के जैसा मैं आपको आंसर बता रहा हूं। अब शिकायतों की जांच ये कैसे करती है? तो कोई भी व्यक्ति या संगठन मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कर सकता है। यानी इस नियम के अनुसार यही चीज़ बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति या फिर संगठन हो, वह मानव अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध में शिकायत दर्ज कर सकता है। यह शिकायतें सरकारी अधिकारियों, पुलिस या अन्य संस्थानों के खिलाफ हो सकती है। अब इसमें जांच और सिफारिश की भी बात कही गई है, यानी आयोग शिकायतों की जांच करता है और सरकार को सिफारिशें देता है, जैसे मुआवजा देना, दोषियों को सजा देना या नीतिगत बदलाव करना। इसके अलावा अगर बात करें जागरूकता और शिक्षा, यह अधिनियम मानव अधिकारों के बारे में शिक्षा और जागरूकता फैलाने पर भी जोर देता है। यानी यह जो कानून है यह एक और भी अधिकार देता है कि इसके तहत, इस अधिनियम के तहत जो भी मानव अधिकार है उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। अभी भी बहुत सारे लोगों को, मैं तो कहता हूँ आपको भी अपना जो मूल अधिकार है
वाकई में अच्छे तरीके से पता नहीं है। पुलिस में किस तरीके से आपको अधिकार क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको जानकारी नहीं है। तो ये सारी जानकारी देना, जागरूकता फैलाना, यह अधिनियम के तहत इनको अधिकार दिया गया। इसके अलावा देखिए अधिनियम की उपलब्धियाँ। अब ये जो कानून बना तो इसके बाद इसको क्या क्या उपलब्धि हासिल हुई। देखिए जागरूकता में वृद्धि हुआ, यानी इस अधिनियम ने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। इसके अलावा जो NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने कई मामलों में हस्तक्षेप करके पीड़ितों को न्याय दिलाया। यानी जो राष्ट्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर जो मानव अधिकार आयोग थे, इन्होंने इसी कानून के तहत इसकी स्थापना हुई ना, तो इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारे पीड़ितों को न्याय दिलाया। तो ये उपलब्धि है। इसके अलावा पुलिस सुधार, यानी पुलिस की जो बर्बरता थी, हिरासत में बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती थी, और उत्पीड़न जैसे मामलों में आयोग ने जांच की और सुधार के लिए सुझाव दिए, यानी पुलिस में भी सुधार हुआ। इसके अलावा अगर बात करें मुआवजा, यानी कई मामलों में पीड़ितों को मुआवजा दिलाया गया, जैसे बलात्कार, हिरासत में यातना, यानी जेल के अंदर में अगर हिरासत में किसी तरीके से अगर ज़्यादा उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, या फिर गैर कानूनी गिरफ्तारी के मामलों में, इन सभी चीज़ों में अगर किसी तरीके से उल्लंघन हुआ है तो उसको मुआवजा भी दिलाया गया है। इसके अलावा नीतिगत प्रभाव, यानी कानून में भी कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट दिखा है। यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कई बार सरकार को नीतियाँ बनाने या बदलने की सलाह दी है, जैसे कि बाल श्रम, यानी बाल श्रम एक नीति है, कानून है, या किसने दिया है, यानी किसने बताया कि बाल श्रम एक कानून बनना चाहिए ताकि जो भी कम एज के बच्चे हैं उसको कहीं भी काम करने की इजाज़त ना हो। तो यही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ही दिया है, या इसकी उपलब्धि है। महिला सुरक्षा से रिलेटेड जो कानून है, या इसके अलावा अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए जो कानून है, ठीक है, यानी इसका प्रभाव देखा जाए तो नीति या कानून में भी दिखा है। अब समझते हैं अधिनियम की कमियाँ, क्या कमी थी। हालांकि यह अधिनियम महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी है, जैसे कि इसकी जो शक्तियाँ है वह सीमित है। यानी ह्यूमन राइट कमीशन जो है, चाहे वो नेशनल के स्तर पर हो या फिर स्टेट के स्तर पर हो, ठीक है, केवल सिफारिशें दे सकती है। यह सिफारिशें कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि ये साइन मार दिया तो फिर सही में उसको इतना कुछ मिलेगा ही। सरकार अपनी मर्जी से चाहे तो दे सकती है या फिर नहीं दे सकती है। सरकार मानेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर ये उस पर दबाव नहीं डाल सकता है। उनके पास सजा देने या अपने फैसले लागू करने की शक्ति नहीं है। सरकार इन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी मजबूर नहीं है। इसके अलावा संसाधनों की कमी, यानी आयोग के पास कर्मचारियों और बजट की कमी होती है, जिसके कारण वे सभी शिकायतों की गहन जांच नहीं कर पाती है। इसके अलावा जागरूकता की कमी, ग्रामीण और कम पढ़े लिखे लोग अभी भी इस अधिनियम और आयोग के बारे में बहुत ही कम जानते हैं। इसके अलावा लंबी प्रक्रिया, यानी शिकायतों की जांच और समाधान में लंबा समय लगता है, जिससे पीड़ितों को तुरंत राहत नहीं मिल पाती है। तो ये तो हो गया कमियां, ठीक है। अब समझते हैं इसके लास्ट पॉइंट में निष्कर्ष, यानी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ने भारत में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान किया है। यह लोगों को उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का मंच देता है और सरकार को जवाबदेह बनाता है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं और जैसे सीमित शक्तियां हैं और संसाधनों की कमी भी है। इसकी प्रभावशीलता को कम करती है, यानी कुछ शक्तियाँ कम है जिस कारण से यह ज़्यादा प्रभावशील नहीं है। इसे और मजबूत करने के लिए सरकार को आयोग को अधिक शक्ति, संसाधन और स्वतंत्रता देनी चाहिए। यानी सरकार जो है इस आयोग के प्रति ज़्यादा शक्ति दे, संसाधन उपलब्ध कराए और स्वतंत्रता दे कुछ भी काम करने के लिए। समझ में आया? ये नहीं कि दबाव रहे सरकार का, तभी यह प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी मानव अधिकार से रिलेटेड है। अभी हमने पढ़ा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, अब समझते हैं संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बात हो रही है। अब देखिए दोनों में कॉमन चीज़ है क्या, दोनों मानव अधिकार संरक्षण से रिलेटेड ही है। अब दोनों में अलग अलग चीज़ क्या है, तो दोनों में अलग चीज़ यह है कि एक राष्ट्र के स्तर पर है, लेकिन यह यानी राष्ट्र कहने का मतलब है एक देश, यानी भारत देश हमारा, लेकिन संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार जो परिषद है यह पूरे विश्व के स्तर पर रहती है। आइए सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। मानव अधिकार हर व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है जो जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से जुड़ा होता है। इन अधिकारों की रक्षा करना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना की गई है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना की गई इसी उद्देश्य से, यानी पूरे विश्व के स्तर पर जो भी मानव अधिकार है उसकी रक्षा करना। जो विश्व स्तर पर मानव अधिकार की रक्षा और निगरानी का कार्य करती है, यह परिषद संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी UNO का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब समझते हैं परिषद की स्थापना के बारे में। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना 15 मार्च 2006 को हुई थी। परिषद की स्थापना का उद्देश्य था कि एक ज़्यादा प्रभावी, निष्पक्ष और सक्रिय संस्था बनाई जाए जो सभी देशों में मानव अधिकारों की स्थिति पर निगरानी रख सके। समझ में आया? इसलिए यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद है। चलिए अब समझते हैं इसके मुख्यालय और सदस्यता के बारे में। तो इसका मुख्यालय जो है वह जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है।
इसके बाद देखिए सदस्यता, यानी इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो कुल 47 सदस्य देश शामिल होते हैं। सदस्य देशों का जो चुनाव होता है वह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सदस्यता 3 वर्ष के लिए ही होती है। इसके बाद अगर बात करें किसी देश को लगातार, यानी जो भी एक बार चुनाव में नियुक्त हो गया है, सदस्य देश की भागीदारी हो चुकी है, सदस्य बन चुका है इस परिषद में, तो किसी देश को लगातार 2 बार से अधिक नहीं चुना जा सकता है। ठीक है, 2 बार लगातार, अगर एक बार चुनाया तो फिर लगातार 2 बार वो चुना सकता है, लेकिन तीसरी बार नहीं चुना जा सकता, यानी 2 बार से अधिक नहीं चुना जा सकता है। 2 बार अगर चुना गया लगातार, यानी एक बार में 3 वर्ष और दूसरी बार में 3 वर्ष, यानी 6 साल तक ही एक देश जो है वह लगातार नियुक्त हो सकता है, सदस्य बन सकता है। इसके अलावा सदस्यता का चयन क्षेत्रीय प्रतिनिधि के आधार पर होता है। अब इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। क्षेत्रीय यानी क्षेत्र बांटा गया है कि इस क्षेत्र को इतने सीटें दी गई है और इतने सीटें में जो भी क्षेत्र के जो भी देश है वह इन सीटों में ही फाइट कर सकते हैं। जैसे कि अफ्रीका के अंदर में जो भी देश होंगे उन देशों में टोटल 13 सीटें हैं, ये अलग क्षेत्र है। इसके अलावा एशिया प्रशांत, जैसे कि हमारा भारत, पाकिस्तान, चाइना, जापान, ये हमारा एशिया प्रशांत है, तो इसमें 13 सीटें हैं। इसमें जो भी देश शामिल है वह 13 सीट में ही फाइट करेंगे। इसके अलावा लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में 8 सीटें हैं, पश्चिमी यूरोप और अन्य में 7 सीटें हैं, पूर्वी यूरोप में 6 सीटें हैं। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर ही चुनाव होता है। अब समझते हैं इसका मुख्य उद्देश्य और कार्य। देखिए, पहला जो इसका उद्देश्य या फिर बोला जाए कार्य क्या है, मानव अधिकारों की रक्षा करना। पॉइंट मैं बता देता हूँ, आप इसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। यानी मानव के अधिकारों की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा जांच और रिपोर्टिंग, यानी किसी देश में अगर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो परिषद जांच करवाती है, क्योंकि ये पूरे विश्व के स्तर पर है। अब किसी देश में हुआ, मान के चलिए भारत में हुआ, जैसा कि मैं आपको अभी की हाल की घटना बता रहा हूँ, फिलिस्तीन में लगभग 14,000 जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, जो 14,000 जो छोटे बच्चे हैं वो भूख के कारण 48 घंटे में उसकी मृत्यु होने वाली थी। ये जो है वह कहीं ना कहीं जो UN जो संस्था है उन्होंने ये चीज़ जारी किया था, यूनाइटेड नेशन ने यह आंकड़ा जारी किया था। अब उसके तहत मानव अधिकार के जो लोग थे और भी बहुत सारे लोग थे, NGO के लोग थे, वह इसको जांच पड़ताल करने के लिए जा रहे थे फिलिस्तीन में, यानी इजराइल में, लेकिन वहाँ पर उसे प्रवेश नहीं दिया गया। तो कहने का मतलब है जांच और रिपोर्टिंग भी कर सकता है किसी देश में किसी तरीके से अगर मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मैं उदाहरण बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा सिफारिशें देना कहने का मतलब है सदस्य देशों को मानव अधिकारों की स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देती है। इसके अलावा विशेष दूतों की नियुक्ति। विशेष दूतों कहने का मतलब है, देखिए ये तो आपका बहुत सारे देशों के अंतर्गत परिषद बनाया गया है। अब एक जगह रह के अलग अलग देशों में जाकर जांच पड़ताल करने के लिए दूतों की आवश्यकता होती है, समझ में आया ना। तो उसकी नियुक्ति भी यह करवाता है, यानी विभिन्न मुद्दों पर विशेषज्ञों को नियुक्त करती है और जांच कर सही जानकारी देती है। इसके अलावा देखिए यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू यानी UPR। अब रिव्यू वर्ड से इसको याद कर लीजिएगा। रिव्यू कहने का मतलब है यह प्रक्रिया हर सदस्य देश की मानव अधिकार स्थिति की समीक्षा करती है। अब देखिए हर सदस्य जो देश, यानी इस परिषद के द्वारा जो भी सदस्य देश, यानी टोटल 47 है, अब इस सभी सदस्य देशों की समीक्षा करता है, यानी जाके वहाँ निगरानी करता है, उसका सर्वे करता है कि कामकाज कैसा चल रहा है, रिव्यू करता है। समझ में आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। परिषद की विशेषता, क्या क्या विशेषता है, तो यह सभी देशों के मानव अधिकार रिकॉर्ड की समान रूप से समीक्षा करती है, यानी सर्वे करता है। इसके अलावा यह राजनीतिक दबाव के बिना काम करने की कोशिश करती है, किसी तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है, उसके बिना ही यह काम करती है। इसके अलावा यह नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठन यानी जो NGOs होते हैं और आम लोगों को भी शामिल करती है इस परिषद में, यानी काम करने के लिए, भागीदारी बनने के लिए। इसके बाद देखिए यह शांति, समानता और न्याय के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है। तो ये टोटल 2-4 विशेषताएं हैं, इसे जरूर लिख दीजिएगा। इसके बाद महत्व की अगर बात करें, इसका क्या महत्व है, तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद आज की दुनिया में मानव गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यानी लोगों के अधिकारों के लिए, उसकी गरिमा के लिए, स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए एक मजबूत स्तंभ है। यह दुनिया के किसी भी कोने में हुए मानव अधिकार उल्लंघन पर तुरंत प्रतिक्रिया देती है और आवश्यक कार्रवाई करती है। यानी अलग अलग देशों में कहीं भी किसी तरीके से अगर मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उस पर प्रतिक्रिया करती है और कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई करती है। इसने समय समय पर कई देशों में चल रहे अत्याचारों को उजागर किया है और पीड़ितों को न्याय दिलाने में सहायता भी की है। तो ये महत्व है इनका। इसके अलावा निष्कर्ष के तौर पर आपको लिख देना है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक महत्वपूर्ण वैश्विक संस्था है जो दुनिया भर में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी है, फिर भी इसकी भूमिका मानव गरिमा और न्याय की स्थापना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि यह संस्था और अधिक निष्पक्ष, स्वतंत्र और प्रभावी बन सके तो यह विश्व में मानवता की रक्षा के लिए और भी बेहतर कार्य कर सकती है।
और मैं आपको बताऊं, जब से मैंने ग्रेजुएशन का वीडियो बनाना स्टार्ट किया है तब से आज तक के इतना सिंपल और इतना शॉर्ट आंसर कभी भी किसी क्वेश्चन का मैंने नहीं वीडियो बनाया है। इसका रीजन है कि बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है वो किताबी कीड़ा के आधार पर इसका उत्तर नहीं देना है। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी से पूछा जाता है, जिसमें एक तो आपका किताबी कीड़ा बनकर आपको आंसर देना है, पॉइंट्स आपको किताबी कीड़ा बनकर यानी किताब से ही आंसर आपको लिखना है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, मानव अधिकारों के दुरुपयोग और हनन के संबंध में पुलिस की क्या भूमिका है। अब बताइए, ये किताब में आपको मिलेगा लिखा हुआ कि समाज में किस तरीके से पुलिस मानव का जो अधिकार है उसका कैसे हनन करता है, कैसे दुरुपयोग करती है? ये चीज तो आप अच्छे तरीके से जानते हो। अगर एक ऑफलाइन कोचिंग के तौर पर मैं आपको अगर पढ़ाता और वहां पर अगर 20-50 बच्चे होते तो लगभग 20-50 बच्चे के मुंह से एक एक पॉइंट यानी आंसर में जो आपको लिखना है वो आंसर जरूर निकल कर आता। और इस क्वेश्चन के आंसर में भी वही चीज आपको करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया कि आंसर कैसे लिखना है, अपने से आंसर बनाना है, इसको किताब में पढ़ा नहीं जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले परिचय देख लेते हैं इसका। तो मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो हर व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया मानव अधिकार से रिलेटेड, बाद में क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे कि मानव अधिकार का दुरुपयोग एवं हनन किस प्रकार से पुलिस जो है वह करती है। लेकिन मानव अधिकार से रिलेटेड जब क्वेश्चन पूछा गया है तो आंसर में आपको परिचय किसका लिखना होगा? मानव अधिकार का। तो लगातार आप 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन से मानव अधिकार के बारे में पढ़ रहे हो, वही चीज यहाँ पर मेंशन कर देना है परिचय में कि मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो हर व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं, जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, सम्मान से जीने का अधिकार, ये सारे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप ऐड कर सकते हो। लेकिन कई बार पुलिस की कार्रवाई में इन अधिकारों का हनन होता है। अब समझते हैं पुलिस की क्या भूमिका है इस मानव अधिकार के दुरुपयोग और हनन में। तो देखिए, पुलिस की भूमिका सबसे पहले हम लोग समझते हैं किस चीज में? मानव अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था के रूप में, कि आखिर ये किस प्रकार से मानव अधिकार की रक्षा करने वाली एक संस्था है। फिर समझेंगे कि किस तरीके से यह हनन करती है। तो देखिए, पुलिस का मुख्य काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना और जनता की रक्षा करना। इसलिए पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा करे और अपराधियों को सजा दिलाए। यही काम है ना एक पुलिस का, वही चीज आपको यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा और भी अपने से ऐड कर सकते हो पन्ना भरने के लिए। इसके बाद आप समझते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट पर आपको क्या लिखना है? जस्ट इसके नेगेटिविटी में, यानी परंतु कई बार पुलिस ही मानवाधिकार का हनन करती है, जैसे, या फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट में ये भी पॉइंट बना सकते हो। अब समझते हैं कि पुलिस के मानव अधिकारों का हनन, और इस तरीके से बाकी पॉइंट को आपको एक्सप्लेन कर देना है। जैसे कि देखिए, पुलिस हिरासत में मारपीट, यानी कई बार पुलिस अपराध कबूल करवाने के लिए संदिग्ध हो, यानी जो जिन पर शक होता है कि हाँ यही मुजरिम है या फिर उस काम को करने का अंजाम इसी ने दिया होगा, तो उसकी मुंह से वो चीज उगलवाने के लिए बहुत मारपीट करती है पुलिस। इतना मारपीट करती है कि कई लोग, बेगुनाह लोग भी मर जाते हैं उस पुलिस की मारपीट से। तो ये सारा कुछ कहीं ना कहीं एक आपराधिक जो है वह एक मानव अधिकार का ही हनन है, जिससे उनकी जान तक भी जा सकती है। इसके अलावा आप अपने से मूवी वगैरह देखिए हो ना, उसको पॉइंट बनाकर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका? फर्जी मुठभेड़। अब ये फर्जी मुठभेड़ क्या है? तो कुछ मामलों में पुलिस अपराधियों को बिना अदालत के निर्णय के मार देती है। जैसे कि बहुत सारा चीज ऐसा भी होता है कि जब तक अदालत किसी को जो सजा नहीं सुनाती है तब तक उसको सजा देने का अधिकार उस मुजरिम को भी, जी हाँ, अगर वो अपराधी है फिर भी जब तक अदालत उसको सजा नहीं देती है तब तक कोई भी उसको सजा नहीं दे सकता, चाहे वो पुलिस हो या फिर सरकार हो। लेकिन पुलिस कभी कभी क्या करती है? अपनी मर्जी से फर्जी एनकाउंटर भी करवा देती है और लोगों को मरवा देती है। तो ये भी एक क्या है? मानव अधिकार का हनन है जो पुलिस के द्वारा होता है। इसके अलावा गरीबों या कमजोर वर्गों पर अत्याचार, ये सबसे हाईलाइट पॉइंट सभी को लिखना है। जितने स्टूडेंट अगर जाओगे एग्जाम सेंटर में तो इस पॉइंट को मत भूलिएगा, क्योंकि वाकई में ये चीज होता है। कम पढ़ा लिखा हो, नॉलेज नहीं हो और गरीब हो तो 100% उसके साथ अत्याचार करती है पुलिस। इसमें क्या है कि दलित, आदिवासियों या गरीब लोगों को न्याय देने के बजाय उन्हें डराया धमकाया जाता है, ऐसा होता है। इसके अलावा आप अपने से लिख सकते हो, अगर आपके साथ भी ऐसी घटना हुई है तो भी आप लिख सकते हो। जो भी पैसे वाले हैं उनकी हेल्प कर दी जाती है, और जो गरीब है, छोटे जाति से अगर वो बिलोंग करते हैं, उनका कोई भी स्टेटस नहीं है, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। और वही अगर एक कोई गुंडा व्यक्ति आ जाता है, कोई दलाल आ जाता है, मतलब आप मूवी वगैरह में देखते हो ना, वही चीज आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा देखिए, बिना वारंट गिरफ्तारी, हाँ ऐसा भी होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप सभी लोग, भारत के जितने भी स्टूडेंट हैं, 2025 तक मैं इतना संभव मैं बता सकता हूँ कि 100% सभी घरों में कोई ना कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, यानी इंटर तक तो पढ़े लिखे हैं 100%, या फिर ग्रेजुएशन तक आप पढ़ाई कर रहे हो। जब भी कोई पुलिस आपके घर में आती है, चाहे किसी तरीके से कोई भी आपके विरुद्ध में FIR कर दे या कंप्लेंट कर दे, और आपके घर में आती है और आपको सीधा बोलती है कि चलिए थाने चलिए, या फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो आप उनसे पर्ची मंगवाइएगा। और पर्ची क्या होता है कि उसमें एक वारंट होता है, पर्ची जो रहता है उसमें वारंट रहता है, उसे वारंट बोला जाता है, जो एक परमिशन रहता है कि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए।
तो वो नियम कानून आपको पूछना है पुलिस से। जबरन अगर आपको वो गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर भी आपको पुलिस को कुछ नहीं करना है। आप चले जाइएगा थाने में। चले जाने के बाद आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा, अगर वो मारपीट नहीं करते हैं तो रिक्वेस्ट कीजिएगा कि 24 आवर्स के अंदर में वो सही सलामत घर में छोड़ दे। बाकी कार्रवाई अदालत समझेगी। अगर वो फिर भी नहीं छोड़ते हैं और उसके बाद मारपीट भी कर देते हैं तो चुपचाप मार खा लेना है। पुलिस के में कुछ भी आपको लफड़ा नहीं करना है। जब आपको अदालत में पेश किया जाएगा उस समय सारी चीजें बारे में जानकारी जज साहब को दे दीजिएगा। उसके बाद फिर देखिएगा उस थानेदार या फिर उस पुलिस के साथ क्या होता है। उसकी नौकरी भी दांव में लग सकती है। ये कानूनी तौर पर ये आपका अधिकार है। समझ में आया? लेकिन दिमाग से काम करना होता है। खैर, यहाँ पर हम लोग किस पॉइंट पर डिस्कस करने वाले थे? बिना वारंट गिरफ्तारी। कई बार पुलिस कानून का पालन किए बिना किसी को पकड़ लेती है जो संविधान के विरुद्ध है। यानी बिना वारंट के कोई भी पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आर्टिकल या संविधान के विरुद्ध में है। ये कानून के ही विरुद्ध में है, सीधा बात है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पुलिस मानव अधिकारों की रक्षा कैसे करती है। देखिए, इसके अलावा बहुत सारा पॉइंट आप लिख सकते हो कि और भी क्या क्या अपराध करती है पुलिस। समझ में आया ना? और भी पॉइंट्स बनेंगे, हालांकि हमने यहीं तक बताया। आप समझते हैं कि पुलिस मानव अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकती है। तो देखिए, एक एक करके यहाँ पर पॉइंट है, आप इसे एक्सप्लेन कर दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों का पालन करना। जैसा कि पिछले कई वीडियो में मैंने आपको बताया था, हमारे भारत देश में राष्ट्र यानी एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है और एक राजकीय मानव अधिकार आयोग है। दोनों आयोग क्या करती है, अगर कोई भी मानव अधिकार का हनन कर रहा है और कहीं पर मानव अधिकार के हनन से रिलेटेड कंप्लेंट है तो उसके लिए वह जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल करके सिफारिशें देती है, चाहे वो सरकार को या फिर जो भी कानून के रखवाले होते हैं यानी पुलिस को। तो इसीलिए यहाँ पर पहला पॉइंट बताया गया है कि पुलिस कैसे काम कर सकती है मानव अधिकार के संरक्षण के लिए। तो देखिए, मानव अधिकार आयोग की सिफारिशों का पालन करना, जो भी आयोग अगर बोलेगी वो काम करके। इसके बाद गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान कानून के नियमों का पालन करके। जब भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो जो भी मानव अधिकार का हनन होता है उसका हनन ना करके जो भी कानून के दायरे में रखकर किया जाता है वो चीज नियम पालन करके कर सकती है। इसके अलावा देखिए, पुलिस कर्मियों को मानव अधिकार की जानकारी दी जाए। हालांकि यहाँ पर ये पॉइंट्स लिखा गया है, इस पॉइंट्स को लिखिएगा तो एक पुलिस अधिकारी को इस पॉइंट्स को अगर समझाइएगा तो उसे अपने आप में शर्म महसूस होगी। क्यों? क्योंकि वो पुलिस अधिकारी बना है तो वाकई में वो जरूर इतना पढ़ा होगा कि मानव अधिकार क्या है। जब वो चीज वो पढ़ा है तो फिर उसे जानकारी देने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करती है। हालांकि फिर भी ये पॉइंट लिख दीजिएगा कि जितने भी पुलिस कर्मी हैं उसको मानव अधिकार की जानकारी देनी चाहिए, वो भूल गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी और अन्य तकनीक का उपयोग पारदर्शिता के लिए हो। इसे होता क्या है, कभी कभी पुलिस वगैरह जो भी जगह होती है वहां पर सीसीटीवी कैमरे में भी छेड़छाड़ कर दी जाती है। जो भी अपराध करते हैं पुलिसकर्मी वगैरह जो भी चीजें, या और भी जगह पर, तो सभी जगह पर सीसीटीवी कैमरे जो होते हैं या और भी जो टेक्निकल चीजें होती है उस पर पूरे तरीके से पारदर्शिता होनी चाहिए। कोई भी उसमें इलीगल चीज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो पुलिसकर्मी मानव अधिकारों का उल्लंघन करे उन्हें सजा भी दी जाए। जी हाँ, कानूनी तौर पर ये तो अधिकार है ही और रियल में भी ये चीज फॉलो होना चाहिए। जो भी अगर पुलिसकर्मी मानव अधिकार का उल्लंघन करती है उनको बिल्कुल सजा होनी चाहिए। अब निष्कर्ष के तौर पर आपको क्या लिखना है लास्ट में? पुलिस का काम जनता की सुरक्षा करना है, ना कि उन्हें डराना या धमकाना या अत्याचार करना। अगर पुलिस मानव अधिकारों का सम्मान करेगी तभी आम जनता का भरोसा उस पर बना रहेगा। पुलिस को सख्त तो होना चाहिए लेकिन कानून और मानवता के दायरे में रहकर सख्त होना चाहिए। ये तो हो गया आपका मानव अधिकार के दुरुपयोग और हनन के संबंध में पुलिस की क्या भूमिका होती है और इन्हें क्या क्या करना चाहिए मानव अधिकार की रक्षा करने के लिए। अब समझते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका, महिलाएं मानव अधिकार हनन की सर्वोच्च शिकार है। देखिए, ये यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है, एक कथन है जिसमें क्या बताया गया है कि जो महिलाएं होती है वाकई में उनका जो अधिकार होता है यानी मानव अधिकार के हनन की सबसे बड़ी शिकार महिलाएं है। तो आखिर ऐसा क्यों है, इस कथन की विवेचना करना है भारत के विशेष संदर्भ में, यानी भारत की महिलाओं के लिए ही ये बात आपको लिखनी है कि भारत की महिलाओं के साथ जो उनका अधिकार है वाकई में उनको उनका अधिकार नहीं मिलता है, उनके अधिकार के साथ हनन हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए समझते, ये भी कहीं ना कहीं आप अपनी भाषा में ही लिख सकते हो। सबसे पहले परिचय के तौर पर आपको क्या लिखना है कि मानव अधिकार हर व्यक्ति को समान रूप से मिलते हैं, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो। सभी को बराबर नजरिए से सभी को बराबर अधिकार दिया गया है। लेकिन भारत में महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और कानूनी रूप से बहुत सी असमानताओं का सामना करती है। यानी फिर भी हालांकि दोनों को अधिकार समान मिला है लेकिन फिर भी समाज के तौर पर भी महिलाओं को रिस्पेक्ट या जो भी अधिकार है उनको नहीं दिया जा रहा है। आर्थिक तौर पर भी उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। कानूनी रूप से भी बहुत सारी असमानताएं यानी उनके साथ भेदभाव देखने को मिली है। इस कारण वे मानव अधिकार हनन की सबसे बड़ी शिकार बन जाती है।
समझ में आया? ये परिचय में आपको यही रट के लिखिएगा, बहुत ही अच्छा परिचय है। अब समझते हैं आगे क्या आपको लिखना है कि भारत में महिलाओं के मानव अधिकारों का हनन। अब इसके मुख्य क्षेत्र क्या है, कहाँ कहाँ पर और किस क्षेत्र में भारत की महिलाओं के साथ जो मानव अधिकार है उसका हनन हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए, पहला जो पॉइंट है वो घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। यानी आपको भी पता है, आप लोग भी कहीं ना कहीं उन परिवार से बिलोंग करते हो जहां पर आपके घर की भी स्थिति जरूर ऐसी होगी जहां पर घरेलू हिंसा जरूर होती होगी, और वो भी आपके मम्मी के साथ, चाहे जो भी महिलाएं हो, किसी ना किसी के साथ ये घटना जरूर हुई होगी। ये चीज आप अपने से भी लिख सकते हो बनाकर। अब इसमें क्या है, घरेलू हिंसा में बहुत सी महिलाएं घर के अंदर ही शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक हिंसा का शिकार होती है। यानी घर के अंदर भी उसके साथ शारीरिक तौर पर, यानी उसके साथ मारपीट भी किया जा सकता है। मानसिक तौर पर यानी मेंटली उसको बहुत सारे टॉर्चर भी सहने पड़ते हैं। इसके अलावा भावनात्मक हिंसा का भी शिकार होती है घर के अंदर में ही। कई मामलों में वे इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, दहेज प्रथा और हत्या। दहेज प्रथा कहने का मतलब है, अगर किसी को किसी तरीके से दहेज नहीं दिया गया और अचानक शादी हो गई, दहेज देने में लेट हो गया, तो ससुराल वाले महिलाओं के साथ बहुत सारा शोषण करती है। यानी कई बार विवाह के बाद दहेज की मांग पूरी ना होने पर महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है या मार दिया जाता है। इसके अलावा भी दो चार लाइन अपने से भी ऐड कर दीजिएगा। इसके अलावा तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, बलात्कार और यौन उत्पीड़न। यानी ये तो भाई आम हो गया भारत में। हालांकि स्टेटस हम लोग डाल देते हैं, महिला की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन खुद स्कूल कॉलेजों में भी हम लोग किस नज़र से महिलाओं को देखते हैं वो आप अपने अंदर में भी झांक सकते हैं। देखिए, बलात्कार और यौन उत्पीड़न, इसमें क्या लिखना है कि भारत में बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यानी कोई भी सरकार आए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, इस चीज को कभी भी कम नहीं कर पाती है, क्योंकि उसको आम जनता से मतलब ही नहीं है। खैर जो भी है, भारत में बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा सार्वजनिक संस्थानों से लेकर कार्यस्थल, जहां पर महिलाएं काम करने के लिए जाती है, वहां तक भी खतरे रहती है। इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आपका शिक्षा और स्वास्थ्य में भेदभाव। शिक्षा और स्वास्थ्य में भेदभाव कैसे कि देखिए यहाँ पर, जैसे आपके घर से मैं उदाहरण अगर दूं, जैसे कि आपके घर में टोटल अगर 3 भाई बहन है, जिनमें से अगर एक भाई है, ठीक है, 2 बहनें हैं, तो भाई को आगे शिक्षा यानी उच्च शिक्षा, ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा, आगे की क्लास में एडमिशन होगा, आगे पूरा खर्च उठाया जाएगा। लेकिन जो 2 बहनें हैं उनकी खर्च नहीं उठाई जाएगी, उनको सीमित पढ़ाई करवाकर, हालांकि ये पढ़ने में भी तेज होगी, फिर भी इनको रोक दिया जाएगा। ये सच्चाई है, ये भी आप मेंशन कीजिएगा पॉइंट में, क्योंकि ये भी एक कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ उनके अधिकारों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कौन सा अधिकार? शिक्षा का अधिकार। आगे देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, गांवों और पिछड़े इलाकों में आज भी लड़कियों को शिक्षा और पोषण में लड़कों से कम प्राथमिकता दी जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी उदाहरण के तहत। उसी तरीके से आप अपने से भी मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा कार्यस्थल पर असमानता। देखिए, आप लोग तो कोई ऑफिस वगैरह जो भी है काम करने के लिए तो नहीं गए होंगे, मैं स्पेशल गर्ल से पूछ रहा हूँ, लेकिन जो काम करने के लिए ऑफिस वगैरह जाती है वहां पर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जैसे कि महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है, कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिला है। या अभी भी आप देखते होंगे, मजदूरी जो होती है वहां पर भी महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, और जो मजदूर होते हैं, पुरुष होते हैं, उनको ज्यादा दिया जाता है, 50-100 रुपये ज्यादा दिया जाता है। तो ये भी एक भेदभाव ही है, जबकि महिलाएं लगातार काम करती है। इसके अलावा उन्हें प्रमोशन या नेतृत्व के अवसर भी कम मिलते हैं। यानी जो भी ऑफिस में काम करते हैं उनको आगे जो भी पोस्ट होता है उसमें प्रमोशन, या इसके अलावा उनको नेतृत्व में, यानी अपनी बात सभी के पास रखने के लिए, क्या सही है क्या नहीं है, वो सारी चीजों में कहीं ना कहीं उनको अवसर नहीं मिलती है। उसके अलावा 6वें नंबर पर अगर बात करें, सबसे खतरनाक ये चीज है बाल विवाह और भ्रूण हत्या। बाल विवाह कहने का मतलब है कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर देना, और भ्रूण हत्या कहने का मतलब है अगर बच्चा पेट में ही हो, यानी 9 महीने से कम में ही अगर पता चल गया कि हाँ जो पेट में बच्चा है वह एक महिला है, इसी में ही मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये भ्रूण हत्या और बाल विवाह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके आधार पर महिलाओं के अधिकार के साथ हनन किया जाता है। मैं इसमें भागीदारी जो मानता हूँ वो 80% लगभग महिलाओं की भागीदारी मानता हूँ, क्योंकि जब महिलाएं भी एग्री होती है तभी तो उनके साथ ये चीजें होती है, ये भ्रूण हत्या या इसके अलावा बाल विवाह। क्योंकि जो भी माताएं होती है, माँ होती है, वो वही तो अपने बच्ची को बाल विवाह करवाती है। इसके अलावा जो भ्रूण हत्या है उसमें महिलाएं भी तो एग्री होती है, तो कहीं ना कहीं 80% ये भूमिका निभाती है महिलाएं ही। इसीलिए उनको जागरूक करना भी जरूरी है कि वाकई में क्या जरूरी है, उनके लिए क्या अधिकार है। कई क्षेत्रों में आज भी नाबालिग लड़कियों की शादी कर दी जाती है। लड़कियों को भ्रूण हत्या भी एक गंभीर समस्या है, लड़कियों की जो भ्रूण हत्या है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका, अब समझते हैं ये जो सारे अधिकार या जो भी मानव अधिकार के हनन देखने को मिला भारत में, उसके बाद फिर भारत सरकार, जो भी सरकार आई, भारत सरकार और समाज द्वारा जो भी प्रयास किया गया जिसके आधार पर उनको अधिकार वाकई में मिले और उनके साथ कोई भी शोषण ना हो, तो भारत सरकार ने बहुत सारे कानून स्थापित किए जिसके आधार पर महिलाओं को अधिकार मिले। जैसे कि दहेज निषेध अधिनियम, ये कानून है
यानी दहेज जो लेता है या फिर देता है, अगर आप कानूनी कार्रवाई उस पर कर देते हो, कंप्लेंट कर देते हो, तो इसी अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है। इसके अलावा घरेलू हिंसा अधिनियम, अगर घर परिवार में किसी तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न या शोषण होता है तो इस कानून के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनको अधिकार दिया जाता है महिलाओं को। इसके अलावा यौन उत्पीड़न विरोधी कानून, यानी किसी तरीके से अगर किसी महिलाओं के साथ बलात्कार या यौन उत्पीड़न, बहुत सारी चीजें अगर हो रही है तो उसके विरोध में ये कानून निकाली गई है भारत में, जिसके तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा पोस्को एक्ट, यानी बच्चियों की सुरक्षा के लिए भी, यानी जो 18 साल से कम उम्र की जो बच्ची है उनके लिए एक्ट निकाला गया। एक्ट मतलब अधिनियम, कानूनी होता है जिससे उनका अधिकार सुरक्षित रह सके। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाएं भी है, जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग है या फिर राज्य महिला आयोग, यानी राष्ट्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी महिला आयोग गठित की गई है, जिससे महिलाओं के अधिकार का हनन ना हो। इसके अलावा योजनाएं बहुत सारी निकाली गई है, जिसमें आपका बहुत सारी योजनाएं आप अपने से भी लिख सकते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना या फिर सुकन्या समृद्धि योजना, या इसके अलावा हाल फिलहाल में 2024 में जो झारखंड में योजना निकली मैया सम्मान योजना, हालांकि यहाँ पर प्रिंट नहीं किया गया है, ये भी आप मेंशन कर दीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। निष्कर्ष है, भारत में महिलाएं कई सामाजिक परंपराओं, असमानताओं और मानसिकताओं की शिकार होती है। जब तक समाज की सोच नहीं बदलेगी और कानून का सही तरीके से पालन नहीं होगा, तब तक महिलाओं के मानव अधिकारों का हनन होता रहेगा। महिलाओं को उनके अधिकार दिलाना सिर्फ कानून का नहीं, पूरे समाज का भी कर्तव्य है। देखिए, हालांकि ये शॉर्ट में आंसर, लेकिन जो भी मैंने पॉइंट्स बताया है इसे एक्सप्लेन करते जाइएगा, लिख दीजिएगा और इस टाइप से एक्सप्लेन करते जाइएगा, समझ में ना, तभी ये लंबा बनेगा।